नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटीज की अगर टॉप खबरें देखें तो सबसे पहले यहां पर यूएस में मंदी की आहट की वजह से जो सेल ऑफ हमने इक्विटी मार्केट्स में आता हुआ देखा है उसका असर कमोडिटीज पर भी है। अगर आप कच्चा तेल, सोना, चांदी, मेटल सभी को देखें तो यहां पर गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर जो ट्रंप टैरिफ्स हैं और जिस तरह से रिकमेंडेशंस यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में सेक्टर से ली गई हैं उसका डिटेल्स आपको देंगे। हमारे साथ सोपा और सीएआई यानी कि सोयाबीन और कॉटन पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही बात करेंगे मसालों में जहां पर अब लिक्विडिटी कमजोर होती हुई नजर आई है और लगातार मुनाफा वसूली भी बनती हुई दिखी है। क्या है फंडामेंटल्स, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डीएन पाठक, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा और प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले सोयाबीन से कर लेते हैं। एंड मिस्टर पाठक, काफी सारी दिक्कतें ऑलरेडी इस सेक्टर में रही हैं और एक और नई चीज अब आपके यहाँ पर सर पर आ गई है और वो है कि यूएस और इंडिया में किस तरह से यहाँ पर तालमेल होगा। एक तरफ हम यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंपोर्ट्स हैं। ऑफ कोर्स एक ड्यूटी हमने जरूर यहाँ पर जनवरी में बढ़ते हुए देखी थी, लेकिन ये पूरा मुद्दा जो अब यूएस के साथ ट्रेड का निकल के आया है और जो थोड़ी सी अनसर्टनिटी इसने क्रिएट की है, कैसे देखते हैं आप उसे? और ये भी बात सही है कि मिनिस्टर ने सभी सेक्टर से यहाँ पर अब रिकमेंडेशंस मांगी हैं, तो सोपा की तरफ से यहाँ पर क्या गया है? अच्छी बात है कि मंत्री जी ने और गवर्नमेंट ने सेक्टर से रिकमेंडेशन मांगी है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए, इंडस्ट्री के लिए ये जो एग्रीकल्चर का एग्रीमेंट है बड़ा जीने मरने का सवाल है। खास तौर से अगर मैं सोयाबीन सेक्टर की बात करूं तो आप देख रहे हैं इस साल सोयाबीन का क्या हाल है, किस दाम में सोयाबीन बिक रहा है, किसान को एमएसपी नहीं मिल पा रही है, अभी भी ढेर सारा स्टॉक है, सब कुछ है। और सोयाबीन और तेल हम भले इंपोर्ट करते हैं, थोड़ा सोयाबीन मील एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में अगर हम अमेरिका से तेल जीरो ड्यूटी में मंगाएंगे या सोयाबीन मील जीरो ड्यूटी कम ड्यूटी में मंगाएंगे तो, या सोयाबीन का उनको अलाउ करेंगे यहाँ लाना, तो हमारे किसानों के लिए खासतौर से बहुत ही बड़ा एक नुकसान होगा। जो चीज़ हम नहीं समझ पा रहे, जो समझनी पड़ेगी, वो ये है कि हमारे यहाँ एवरेज प्रोडक्टिविटी वो 1100-1200 किलो है। अमेरिकन फार्मर की एवरेज प्रोडक्टिविटी 3000 किलो है। हमारे किसान को अमेरिका के किसान से कम्पीट करवाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। अगर सोयाबीन इंडिया में इंपोर्ट होता है, चाहे वो नॉन जीएमई क्यों ना हो, तो हमारा किसान कहाँ जाएगा, कैसे उगाएगा? और हमारे किसान की गलती नहीं है, वो अमेरिका के किसान से कम्पीट कर ही नहीं सकता। वहाँ पे फार्म साइज 2000, 3000, 5000 हेक्टेयर है, हमारा फार्म साइज 1 हेक्टेयर है, तो उससे कैसे कम्पीट करेगा? इसलिए मुझे लगता है कि सोयाबीन में, खासतौर से सोयाबीन ऑयल और मील में गवर्नमेंट को बड़ा सख्त कदम लेना चाहिए कि हम इस पे तो ड्यूटी कम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट हैं सोयाबीन के, वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हमको कोई समस्या नहीं है, जो कि हम कम बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, तो उनमें अगर आदान प्रदान हो जीरो ड्यूटी पे बायलेटरल एग्रीमेंट में, तो वो फायदे की बात है, वो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर को देखते हुए और अपने सोशो इकोनॉमिक सेक्टर को देखते हुए मैं बिल्कुल इस राय का हूं कि सोयाबीन में, खासतौर से मुझे लगता है पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। इसमें जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट लेके आना अमेरिका से एक कोई वाजिब चीज नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान इससे किसान को होगा, इंडस्ट्री को होगा, देश को होगा। मिस्टर पाठक, जैसे हमने शुरुआत ही इस चर्चा से करी कि पहले ही ये सेक्टर काफ़ी चीज़ों से जूझ रहा है और आप सरकार से काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशंस और रिप्रेजेंटेशंस पहले ही कर रहे थे, और अब तो हालात ये हैं कि यूएस से हम कितनी बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितना फोर्स्ड होगा, कितना गिव एंड टेक होगा, तो काफ़ी सारी अनसर्टनिटी मार्केट्स में उस वजह से और बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह की सिचुएशन है, एब्सोल्युटली मैंने आपका लेटर पढ़ा, जो कुछ आपने रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर दी हैं, बट क्वाइट फ्रैंकली आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या कुछ हो पाएगा? क्योंकि अब तक तो हम मील एक्सपोर्ट करने के लिए भी सब्सिडी मांग रहे थे, हम फार्मर्स के लिए सपोर्ट मांग रहे थे, किसानों को जिस तरह से एमएसपी के आसपास के प्राइसेस हैं, पूरा एडिबल ऑयल सेक्टर की जो हालत है, अब स्थिति और भी चिंताजनक है यहाँ पर। अब जो आप मांग रहे हैं, आपको लगता है क्या परसेंटेज है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो होता हुआ दिखेगा? मैं बड़ा थोड़ा होपफुल हूँ कि कोई भी सरकार इतनी इनसेंसिटिव नहीं हो सकती, खासतौर से इंडियन गवर्नमेंट, जो किसान का और अपनी इंडस्ट्री का हित बिल्कुल ही तर्क कर दे किसी बायलेटरल एग्रीमेंट के लिए। अब देखिए, अमेरिका ने इंडियन सोयाबीन मील ऑर्गेनिक पे 283% ड्यूटी लगाई हुई है। 283%। तो वो पूरा सेक्टर हमारे यहाँ जो 10 लाख टन एक्सपोर्ट होता था वो बंद हो गया है। तो अब ये बायलेटरल एग्रीमेंट में दोनों तरफ की बातें देखनी पड़ती हैं, और हमारा तो बहुत बड़ा हित
इसमें निहित है कि ये 0% ड्यूटी और ये सरकार जो जो ट्रम्प साहब चाहते हैं वो न किया जाए अपने हित में। देखिए, अपने अपने किसानों के हित सभी देखते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति भी अपना हित देख रहे हैं, हमको भी अपना हित देखना पड़ेगा, और कोई बीच का रास्ता ऐसा होना चाहिए जो विन विन सिचुएशन हो। हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं जो हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, ऐसा हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं। उन 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 चीजों पे चर्चा करके वहां पे कुछ किया जाए बायलैटरल में। ये एग्रीकल्चर को थोड़ा थोड़ा अकेला छोड़ा जाए, खासतौर से उन चीजों में जिनकी हमारे यहाँ पूरी उपज है, जितना हमको चाहिए उतना बनता है, जिनका हमको एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, वहां पे तो थोड़ा थोड़ा खाली छोड़ना चाहिए सेक्टर को। आप एक और चीज़ यहाँ पर मिस्टर पाठक, और क्योंकि हमारा एडिबल ऑयल का काफ़ी सारा हिस्सा इंपोर्ट ही होता है इन एनी केस, और जिस तरह से हमने टैरिफ्स की बात यहाँ पर बैक एंड फोर्थ लगते हुए देखी है, चाइना ने भी यहाँ पर यूएस एंड कनाडा पे ऑलरेडी एग्री टैरिफ्स लगाए हैं। जैसे आपने कहा एग्रीकल्चर को बाहर छोड़ना चाहिए, पर वो होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इंडस्ट्री के इम्पैक्ट और किसानों के इम्पैक्ट की आपने यहाँ पर बात की है, कंज्यूमर्स को इसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखते हैं आप? देखिए, कंज्यूमर्स को अगर हम कहीं मान लीजिए हमने तेल मंगाना शुरू कर दिया 0 ड्यूटी पे, तो उससे कंज्यूमर को इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा कि एक तो अमेरिका बहुत कम तेल एक्सपोर्ट करता है, उनके पास तेल है नहीं एक्सपोर्ट करने के, 8-9 लाख टन ज्यादा नहीं होता है। दूसरे, हम जो बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं तेल का ब्राजील और अर्जेंटीना से, वो मुल्क जो है कैसे रिएक्ट करेंगे, वो भी एक देखने की बात है कि उनका क्या कहना होगा। और या तो क्विड प्रो को हो कि अमेरिका हमें कुछ 0 ड्यूटी पे भेजना चाहता है, तो हमको भी बोले कि 0 ड्यूटी पे हमसे लें, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो कंज्यूमर को कोई ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि मैं तो ये होता हुआ देख ही नहीं रहा हूँ कि सरकार जो है वो 0 ड्यूटी पे इंपोर्ट शुरू कर देगी। ऑलराइट, चलिए आशा वही करते हैं कि वो होप्स यहाँ पर बरकरार रहती हैं। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे स्टेप्स जो लिए जाएंगे, और पिछले कई समय में जिस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं सपोर्टिव ऑफ इंडस्ट्री, फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स इन सम सेंस हैं, और ये क्लियरली उन सब एरियाज में से नहीं होता हुआ जाता। तो आशा यही करते हैं मिस्टर पाठक कि जो आप होप कर रहे हैं वही सही हो यहाँ पर। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर खाने के तेलों की, लेकिन बात यहाँ पर कॉटन की भी करेंगे, जहाँ पर अगेन जिस तरह से बातचीत यहाँ पर यूएस और इंडिया में हो रही है, ये एक और सेक्टर है जहाँ से रिप्रेजेंटेशन मंगवाया गया है। हमारे साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मिस्टर अतुल गनात्रा हैं। अतुल जी नमस्कार, आपने क्या रिप्रेजेंटेशन भेजा है और आपकी क्या कंसर्न्स हैं यहाँ पर? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। देखिए, मीटिंग में हमने सीआई की तरफ से सजेशन दिया कि अगर हमारे को इंडियन गारमेंट्स जो यूएसए में एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर अगर कोई बड़ा ड्यूटी लगने से ध्यान देना है, तो उसके सामने 15 से 20 लाख गांठ कॉटन जो है वो इंपोर्ट 0% ड्यूटी यूएसए से करना चाहिए, तो जिससे दोनों देश की सहमति हो जाएगी कि हम कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करेंगे, और जो हमारा गारमेंट पे ड्यूटी बढ़ाने की बात चल रही है वो भी निकल जावे। तो एक वो सजेशन दिया है। तो दूसरा एक क्वेश्चन आया कि फिर इंडियन फार्मर का प्रोटेक्शन कैसे होवे, तो उसके लिए हमने बोला कि इस साल इंडिया में जो 10% कॉटन की सोइंग कम हुई है, उसकी वजह से क्रॉप जो लास्ट ईयर 330 लाख बेल्स था वो 294 लाख बेल्स है, तो ऑलरेडी यहाँ पे शॉर्टेज है 35-40 लाख बेल्स का। तो स्पिनिंग मिल को 100% कैपेसिटी भी चलाने के लिए कॉटन की जरूरत होगी, तो क्यों ना हम अगर ब्राजील वगैरह कंट्री से जो इंपोर्ट करते हैं उसकी बदले आप यूएसए को ड्यूटी फ्री कर दीजिए, तो दोनों देश का इसमें एक अच्छा हो जाएगा। दूसरा क्या है कि यूएसए कॉटन पे चाइना ने 15% ड्यूटी लगाई है, तो यूएसए को अब आज की तारीख में कॉटन का बायर चाहिए वर्ल्ड से, तो क्यों ना इंडिया बायर बन जावे। और अगर वैसा हो जाएगा तो दोनों कंट्री अगर 0% ड्यूटी कर देगी, तो जो हमारा एक्सपोर्ट गारमेंट्स का है वो डबल हो जाएगा आने वाले 1-2 साल में। तो ये दोनों कंट्री के लिए अच्छा हो सकता है और दोनों की विन विन सिचुएशन हो जाएगी। जी मनीषा जी। वेल एब्सोल्युटली, वो पॉइंट आपका सही है। अतुल जी, दूसरी चीज़ जो इंडियन कॉटन मार्केट्स देखते हैं वो है सीसीआई की प्रोक्योरमेंट, जो इस साल कम होती हुई नजर आई है, और 15 मार्च तक तो यहाँ पर प्रोक्योरमेंट काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट बंद ही हो जाती है। कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स? जी देखिए, अभी तक सीसीआई ने 95 लाख बेल्स का खरीदी किया है, और सब जगह नोटिस दिया है कि जो फार्मर के पास अगर कोई कपास अभी रह गया है तो वो रजिस्ट्रेशन करा देवे सीसीआई के पास। फिर वो चाहे अप्रैल से लेके सितंबर तक जब भी वो फार्मर बेचना चाहे, अगर रजिस्ट्रेशन होगा सीसीआई के पास तो सीसीआई खरीदेगी। तो रजिस्ट्रेशन चालू है,
और कई फार्मर ऐसा लगता है कि शायद ये रेट में कपास इस साल ना बेचे। मेनली गुजरात में ऐसा लग रहा है कि जो 15-20 लाख गांठ का सौराष्ट्र के फार्मर के पास कपास है, वो सोच रहे हैं कि अगले साल 500 रुपया तो मिनिमम एमएसपी बढ़ने वाला है, तो ये 8,000 रुपया में एमएसपी हो जाएगा, तो हमारे को 8,000 रुपया, तो 7-8 लाख गांठ का कपास ऐसा लग रहा है कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगली सीजन में। जी मनीषा जी। जी अतुल जी, एक फाइनल सवाल यहाँ पर प्राइसेस पे भी जानना चाहेंगे, किस तरह से वहाँ पर मूवमेंट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी हमने आते हुए देखी थी, उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, लेकिन वो 2-4-5% की जो मूव्स हैं उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में कैसा पड़ा है और अब यहाँ से प्राइसेस कैसे रह सकते हैं? जी देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला मनीषा जी कि पूरा वर्ल्ड का कॉटन मार्केट है वो आइस फ्यूचर पे चलता है। तो जिस दिन चाइना ने 15% ड्यूटी लगाई, उस दिन यूएसए का आइस फ्यूचर 52 वीक्स लो का 63 सेंट हो गया, और वहां से 63 सेंट से अभी 3 सेंट बढ़ के 66 सेंट है। तो अगर आइस फ्यूचर स्लोली बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट इंडिया में भी आएगा, पूरे वर्ल्ड से आएगा। तो वो देखना है कि आइस फ्यूचर कब बढ़ता है। और जो सीसीआई के भाव हैं, उन्होंने 54,500 से 55,500 के भाव रखे हैं, बेचने का सेल चालू किया है। तो कल उनकी 20,000 गांठ नॉर्थ की 54,200 में बिक गई है, तो उनका भी स्लोली सेल पिकअप होगा। और ऐसा लगता है कि मार्च एंड के बाद अराइवल जो है इंडिया की वो 40-50 हजार गांठ की रह जाएगी। तो रोज मिलों को 1 लाख गांठ का माल तो लेना है, तो वो सीसीआई से ही लेना पड़ेगा, ऐसा लगता है मनीषा जी। अतुल गनात्रा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वेल, वो ऑफ कोर्स कॉटन एज अ सेगमेंट है जहां पर इंडियन गारमेंट एक्सपोर्ट जो यूएस को है वहां पर ड्यूटी लगा जा सकती है, और साथ में जो इंपोर्ट होता है कॉटन का वहां से वो ड्यूटी फ्री किया जा सकता है। इन बेसिक सेंस कि ये दोनों चीज़ें आमने सामने अगर की जाएँ तो हम वैल्यू एडिशन यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर किसी तरह की यहाँ पर तालमेल बैठती है यूएस की और इंडिया की, तो वो बेहतरीन होगा कॉटन एज अ सेक्टर के लिए। वेल, काफ़ी कुछ अभी बाकी है यहाँ पर बातचीत करने के लिए। ये तो एग्रीकल्चर की बात हुई, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नॉन एग्रो कमोडिटीज़ की। यहां पर एक जोरदार बिकवाली है, कैसे करें ट्रेड बताएंगे आपको। नमस्कार, हमारे साथ आप प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी जी हैं। दिनेश जी नमस्कार। और शुरुआत मेटल्स के साथ करेंगे क्योंकि पिछला हफ्ता बेहतरीन था, लेकिन जिस तरह की मुनाफा वसूली के साथ हमने इस हफ्ते की शुरुआत होते हुए देखी है, कल का दिन और फिर आज का भी दिन, क्या सेंस है आपकी, क्योंकि टैरिफ्स को लेके ही पूरा का पूरा ये खेल है अब? जी बिल्कुल, एवरी नाउ एंड देन नए नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और नए नए स्टेटमेंट्स मार्केट को नई नई दिशा दे रहे हैं। खास करके अगर बेस मेटल्स की बात करते तो कॉपर खासकर विशेष में अगर हम देखते 790 का लो बना के 894 के लेवल्स इसने छुए हैं। कम से कम 100 रुपए नीचे के लेवल से बड़ा एक करेक्टिव फेज है, प्रॉफिट बुकिंग है। मुझे लगता है 872 876 ये जो रेंज है बढ़िया डिमांड का जोन है, यहाँ पर पोजिशनल प्लेयर्स ने लॉन्ग करना चाहिए। अपसाइड मुझे कम से कम 890 और एक महीने का अगर दायरा हम देखते तो 910 के लेवल्स भी क्रॉस होते हुए नजर आते हैं। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 857 जो रिसेंट लो बनाया था वो अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाइंग में बने रहना चाहिए। साथ ही साथ मुझे एल्यूमिनियम भी काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। आई थिंक 264 टू 6420 अराउंड एल्यूमिनियम बाय करना चाहिए। 268 के टारगेट के लिए 262 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो दिनेश जी, आप ये कह रहे हैं कि बेच के काम नहीं करना है, अगर प्राइसेस नीचे आए तो खरीदना ही है। बिल्कुल, आपने सही सुना है। कॉपर खास करके मैं एक्स्ट्रा बुलिश हूं, मुझे लगता है 250 857 बहुत ही सटीक लेवल है, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। 872 872 75 76 ये जो भी रेंज है मुझे लगता है यहाँ खरीदारी करके चलना है। दिनेश जी, आपका रुपए पे अब क्या सेंस है, क्योंकि अब ज्यादातर लोग ये मानने लगे हैं कि जो गिरावट थी वो आ चुकी है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है, उसका पूरा फायदा अभी तक रुपए ने नहीं उठाया है और यहां से एक बढ़त देखने को मिल पाएगी। ऑन द चार्ट्स ये अब कैसा नजर आता है? जी बिल्कुल, मतलब अगर हम 84 के लेवल से जैसे ब्रेकआउट हुआ था, 88 के लेवल ऑलमोस्ट इसने छुए थे, अभी 87 34 35 चल रहा है। आई थिंक 8750 यहाँ पर दोबारा बिकवाली हो सकती है। प्राइजेस यहाँ कम से कम मुझे 8620 के लेवल्स नजर आते हैं, मतलब 1 रुपया यहाँ से रुपया अप्रिशिएट होता हुआ मुझे नजर आता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर अभी बन चुका है और धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आकर यहाँ से प्राइजेस 1 रुपया नीचे आएंगे। तो उस लिहाज से डॉलर इंडेक्स आप कहां जाता हुआ देखते हैं, क्योंकि यहां पर भी हमने अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखी है, क्या यहां से और गिरावट अभी बाकी है?
जी बिल्कुल, 110.40 ये हाई गया था, अभी 103.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 102.40 के आसपास ये स्टेबलाइज होना चाहिए। 102.40 के आसपास से दोबारा 105 के लेवल्स इसमें आते हुए मुझे नजर आते हैं। गोल्ड की बात अब यहाँ पर करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक स्टिफ रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया है। पहले जिस तरह से लोग कह रहे थे दिनेश जी कि यहाँ 3,000, 3,100, 3,200, 3,500 भी निकाल जाएगा, ये जिस तरह से 29.60 पर एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है, क्या अब 3,000 थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है? मुश्किल तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये 2930 जो है बहुत बड़ा एक दीवार बन गई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आना भी जरूरी है, क्योंकि जनवरी से अब तक के 13-13.5% का गेन आने के बाद में थोड़ा सा करेक्टिव फेज है। अगर मैं इंडियन रुपीज टर्म में कहूंगा तो मुझे लगता है 85,300 एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है, और 86,600 ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। इस दायरे में करीब करीब ये 15 दिन हो गया मार्केट ट्रेड कर रहा है, और इसी दायरे में मजबूत घूमने की कोशिश कर रहा है। बट मुझे लगता है कि अगर 85,500, 85,520 के आसपास अगर बाजार आता है तो 85,250 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। दोबारा 85,900, 86,000 के लेवल हमें दिखा सकता है। तो एक दायरे का ट्रेड है, मुझे लगता है ट्रेडर के लिए ज्यादा अच्छा है। सपोर्ट के आसपास बाय करे, रेजिस्टेंस के आसपास सेल करे। यह दायरा अभी भी मेंटेन करता हुआ नजर आता है अगले 5 से 6 दिन के लिए। दिनेश जी, अगर सब ब्रोकर्स एंड बैंक्स को यहाँ पर एक साथ बिठाया जाए तो सबका मानना है कि चांदी ले लो, सोना एक बार छूट भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन चांदी अभी भी खरीदने के लिए अच्छी है। आपकी क्या सेंस है, और इस साल अगले साल के लिहाज से अगर कोई इस वक्त भी यहाँ पर ले, किस तरह के रिटर्न्स देख सकते हैं? फ्रेंकली स्पीकिंग मनीषा जी, मैं कहूंगा ये जो सिल्वर है ये एनसीडेक्स का गवार है। मतलब ऑलमोस्ट एवरीबडी थिंक्स इट बुलिश, बट ये 98,000 के आसपास आकर एकदम दम छोड़ देता है। लेकिन एक बात अच्छी है, अभी 96,000 के आसपास ये थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। आई थिंक अनलेस एंड अनटिल प्रीवियस हाई इसमें कहीं क्रॉस होता है, इसमें नए दिशाएं, नई नई डायरेक्शन ढूंढना थोड़ा सा टफ नजर आता है मुझे। ट्रेडिंग के लिहाज से काफी अच्छा है, दिन में 800,000 रुपए की मूवमेंट देता है। 96,000 के आसपास सपोर्ट है, 98,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। इस दायरे में ट्रेड करो, ज्यादा बेटर है। डन। यहाँ पर एग्री पर भी एक आपसे सेंस लेना चाहेंगे दिनेश जी। ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर कमोडिटीज में मूवमेंट काफ़ी बड़ी है, चिंताएं भी ज़्यादा हैं। एमएसपी के आसपास खाने के तेल, एमएसपी के नीचे यहाँ पर दालों के हाल हैं। गेहूं की अलग अपनी चिंता है, चावल की अलग है, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी हम आता हुआ देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ट्रेड की बात है, जिस तरह से एक्सचेंज पे जो कारोबार है वहाँ पर लिक्विडिटी कुछ कमज़ोर होती हुई नजर आई है। मसाले भी बेसिकली जिस तरह के फंडामेंटल्स की बात होती है उस दिशा में जाते हुए नजर आए नहीं है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल ट्रेडिंग मार्केट? मनीषा जी, टोटल एग्री स्पेस अगर देखते तो ऊपर के लेवल से इतने नीचे आ गए हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब इक्विटी से पैसा निकाल के सारा एग्री कमोडिटीज खरीद लिया जाए। अगर आप जीरा देखते हो तो 67,000 का जीरा 21,000 हो गया है। तुअर के रेट देखते हो तो 12,500 की 7,500 रुपया तोर हो गई है। 8,000 का चना 5,800 रुपया हो गया है। टर्मरिक देखते हो तो 20,000 रुपए की 11,400 हो गई है। और धनिया भी अगर देखते हो तो 13,400 रुपए का धनिया 7,500 रुपया हो गया। मतलब एवरीवेयर देयर इज सेलिंग। कॉटन सीड ऑयल के, ग्वार सीड, ग्वार गम, कैस्टर सीड चौतरफा सेलिंग है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस अब यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जानी चाहिए। अराइवल्स का प्रेशर पूरे मार्केट में ज्यादा है। जीरा में अगर कहूँ तो 95,000 बोरी के अराइवल सिर्फ गुजरात है। 50,000 बोरी के अराइवल सिर्फ ऊंझा में है। हल्दी की मैं बात कहूँ तो 40,000 बोरी के अराइवल निजामाबाद, दिल्ली आ रही है। सांगली 20,000 बोरी की अराइवल आ रही है। और धनिया भी मैं कहूँ तो गोंडल में 1.5 लाख बोरी की अराइवल आ रही है। तो मुझे लगता है कि अराइवल्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच है। जैसे ही शेयर मार्केट से पैसा निकला है, पैसों में थोड़ा सा मुझे लगता है कमी से आई है, और स्टॉकिंग पोजीशन ट्रेडर्स की थोड़ी कम हुई है, और उसी के चलते प्राइसेस बॉटम आउट हुई है। बट फिर भी मुझे लगता है कि 20,400, 20,600 का जीरा कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग के तौर पर बाय किया जा सकता है। 7,700, 7,800 का धनिया वैल्यू बाइंग पर बाय किया जा सकता है। हल्दी सिर्फ पुल बैक के हिसाब से मुझे लगता है कि 11,200, 11,400 के लेवल से एक बार दोबारा 12,000 रुपए का लेवल दिखा सकता है। ऑल राइट, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं। जैसे कि दिनेश जी ने आपको बताया कि सभी कुछ यहाँ पर डिस्काउंट पे मिल रहा है, जिस तरह की गिरावट हमने बाजार में आते हुए देखी है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर एग्री कमोडिटीज में ढूंढनी चाहिए। दिनेश जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया, एग्री नॉन एग्री दोनों ही तरफ से हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए कि अब यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में अपने ट्रेड के हिसाब से क्या यहाँ पर क्यूज दिए जा सकते हैं। वेल, इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज की।